Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are great. In previous class, we have discussed about the developing a C program, a step-by-step approach, in which we learned about creating, saving, compiling, linking, and executing a C program. Now let's discuss what is the structure of a C program. As I told you, when we write a new program, a blue screen will be appear in front of you. Now I have write a short program in front of you, that is our C compiler. ठीक है, ये हमारा C compiler है, इसमें मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम राइट किया है. यू हैव टू जस्ट कंसीडर दिस प्रोग्राम. ठीक है, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास include stdio.h, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये आपके पास जो नज़र आ रहा है, जो हाईलाइटेड हिस्सा है, ये हमारे पास कहलाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. ठीक है, और जो ये आपके पास वॉइड लिखा हुआ नज़र आ रहा है और ये ब्रैकेट जहाँ पर क्लोज़ हैं, ये पूरा हिस्सा आपके पास कहलाता है मेन फंक्शन या फंक्शन मेन कहलाता है. ठीक है, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो सी लैंग्वेज प्रोग्राम है, इट हैज़ टू पार्ट. नंबर वन पार्ट इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड सेकंड वन इज़ मेन फंक्शन. ठीक है, अब हम इनके बारे में आपको मैं थोड़ा सा लिंक बता दूं कि लास्ट हमने लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक काम होता है लिंकर का. लिंकर क्या काम करता है? लिंकर कंबाइंस डिफरेंट लाइब्रेरी फाइल्स टू द ऑब्जेक्ट फाइल. अब आपने यहाँ पर ये चीज़ तो कंसिडर करना है कि जो हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, ये बेसिकली क्या काम करता है? ये हमारे पास प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन कंपाइलर को कि वो ये प्रोग्राम जो नीचे मेन फंक्शन में लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, अब आपके पास है कि ये जो आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपके पास नज़र आ रहा होता है, इसका काम बेसिकली इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना होता है कंपाइलर को कि वो जो ये आपके पास मेन फंक्शन नज़र आ रहा है, ये किस तरह काम करेगा. जब कंपाइलर के पास ये पूरा कंप्लीट प्रोग्राम जाएगा तो कंपाइलर क्या करेगा, इस जो मेन फंक्शन में आपके पास वॉइड से लेकर इस ब्रैकेट तक जो आपके पास प्रोग्राम नज़र आ रहा है, कंप्यूटर हमारे पास कंपाइलर होगा, वो इसको कन्वर्ट कर देगा बाइनरी कोड में, यानी कि 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा. अब कंप्यूटर ने इसको रीड तो कर लिया, इसको ट्रांसलेट तो कर लिया, बट उसको ये नहीं पता कि वो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करे, इस प्रोग्राम को रन कैसे करे. तो ये काम उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कौन करेगा? ये उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. इसीलिए हम लोग लिंकिंग करते हैं कि लिंकिंग करने का मकसद ही यही होता है कि हमारे पास हम कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करें कि हमारे इस मेन फंक्शन में कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन या कौन कौन से फंक्शन यूज़ हो रहे हैं और उन फंक्शंस का काम क्या है. अब हम डिस्कस करते हैं इस सब चीज़ों को डिटेल के साथ. जैसे कि मैंने आपको बताया कि द सी लैंग्वेज प्रोग्राम इज़ कंसिस्ट ऑफ टू टाइप. नंबर वन इज़ pre-processor directive and second one is main function. That is also MCQs, very important MCQs according to board point of view. They can ask how many parts of a C structure. C structure के कितने पार्ट होते हैं? C structure के 2 पार्ट होते हैं. A program is divided into 2 part. Number one is pre-processor directive and second one is main function. In this lecture we will learn about the pre-processor directive. हम पढ़ेंगे pre-processor directive क्या होता है. The definition of pre-processor directive: these are the commands or instructions given to the compiler before the beginning of actual program, that are called pre-processor directive. And a pre-processor directive always begin with the symbol number sign, this is hash sign. प्री प्रोसेसर हमारे पास दीज आर द इंस्ट्रक्शन. जब हम कंप्यूटर को कोई भी प्रोग्राम दे रहे होते हैं तो कंप्यूटर को उस प्रोग्राम से पहले आपके पास जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है उस प्रोग्राम के बारे में, उनको हम क्या कहते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव.
अब आपने ये भी याद रखनी है बात कि ये जो हमारा प्रोग्राम आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ही याद लिखना है। हम इसको नीचे फंक्शन के नीचे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आएगा और उसके बाद हमारे पास एक्चुअल प्रोग्राम आएगा। ये इसकी तरतीब इसी तरीके से रहेगी। वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ दिस प्रोग्राम। हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव याद लिखना है और उसके बाद हमने मेन फंक्शन लिखना है। मेन फंक्शन के बारे में हम अपनी अगली क्लास में बताएंगे। अभी आप सिर्फ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को समझ लीजिए। अब हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की अगर बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के सी लैंग्वेज में दो तरह के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं। नंबर 1 इज़ इंक्लूड एंड सेकंड वन इज़ डिफाइन। अब ये जो हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, इसका हमारे पास सिंटैक्स क्या होता है कि सिंटैक्स मीन्स हाउ टू राइट दिस स्टेटमेंट इन योर सी लैंग्वेज प्रोग्राम, कि हम इस इंस्ट्रक्शन को राइट कैसे करेंगे। इसका फॉर्मेट होता है हैश इंक्लूड, उसके बाद हम ये ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के साथ इसको ओपन एंड क्लोज करेंगे और सेंटर में हम रखेंगे इनकी हेडर फाइल। अब इंक्लूड डायरेक्टिव की हमारे पास हेडर फाइल कौन कौन सी होती हैं? हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास हेडर फाइल्स होती हैं इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की जो आपके पास हेडर फाइल होती हैं वो 3 होती हैं। नंबर 1 इज़ stdio.h, दैट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये हमारे पास जो फाइल है इसके अंदर जितनी भी हमारे पास प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट की स्टेटमेंट्स जो भी यूज़ हुई वो होगी, वो कौन से आपके पास लाइब्रेरी फाइल में मौजूद होगी, वो इस लाइब्रेरी फाइल में मौजूद होगी। जब कंप्यूटर इस लाइब्रेरी फ़ाइल को लिंक करेगा हमारे ऑब्जेक्ट फाइल के साथ, तो उसको पता चलेगा कि हमारे पास जो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है उनको एग्जीक्यूट कैसे करवाना है, वो ये फाइल बताएगी। नेक्स्ट वन इज़ अ conio conio.h conio.h, दैट इज़ अ कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है। और उसका राइट करने का मेथड कैसे है? नंबर साइन, देन टाइप इंक्लूड, ओपन एंड क्लोज साइन ऑफ, लेस देन एंड ग्रेटर देन, और सेंटर में हम लिखेंगे conio.h। थर्ड वन इज़ अ maths.h। मैथ्स में क्या होती है, इस हेडर फाइल में हमारे पास तमाम मैथ्स की डेफिनेशन इंस्ट्रक्शंस आपके पास होती हैं। जो भी हमारे पास में मैथ्स के जो फंक्शंस यूज़ हुए हुए होते हैं वो हम यहाँ पर करते हैं। हम एक ही प्रोग्राम में हम एक भी आपके पास यूज़ कर सकते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और ये तीनों भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो तीनों, ये नहीं हो सकता है कि हम कोई नीचे फंक्शन यूज़ कर रहे हो और उसकी जो लाइब्रेरी फ़ाइल यानी कि studio.h, conio या मैथ्स, इन तीनों में से कोई हेडर फाइल आप ऊपर मेंशन ना करें और उसका फंक्शन आप नीचे टाइप कर दें। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासेस में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन से फंक्शन कौन से हेडर फाइल में प्लेस होते हैं। वो इंशाल्लाह आपको इन डिटेल में अगले लेक्चर्स में ये बात पता चल जाएगी। फ़िलहाल आपने अभी ये माइंड में रखना है कि हमारे पास 3 हेडर फाइल्स होती हैं, studio.h, conio.h एंड maths.h, ठीक है। और ये हमारे पास हमेशा लिखी जाती हैं बिफोर प्रोग्राम। सबसे पहले आपके पास आएगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आएंगी और उसके बाद आपका मेन फंक्शन आएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना होगा कि हमारे पास सबसे पहले आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को याद किस तरह करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडर फाइल है दैट इज़ अ डिफाइन। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट मैक्रो। अब ये कांस्टेंट मैक्रो होती क्या है हमारे पास? कांस्टेंट मैक्रो बेसिकली हमारे पास वो कांस्टेंट वैल्यू होती हैं जो हम प्रोग्राम से पहले कंपाइलर को डिफ़ाइन कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं कि दिस इज़ आवर वैल्यू एंड यू हैव टू ऑलवेज पुट दिस वैल्यू व्हेन एवर दिस वेरिएबल विल बी कॉल्ड। अब यहाँ पर देखिए आपके पास है डिफाइन डायरेक्टिव की आपके पास डेफिनेशन है। कांस्टेंट मैक्रो इज़ अ नेम विच इज़ रिप्लेस्ड बाय अ पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू बिफोर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। हमारे पास जब प्रोग्राम में हम ऊपर डिफाइन, अब इसका सिंटैक्स भी आप थोड़ा सा देख लीजिए कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स होता है डिफाइन मैक्रो नेम, ठीक है। हमने उस वेरिएबल का नेम राइट करना है और नेक्स्ट में एक्सप्रेशन आ जाएगी। नीचे देखिए आपको एक एग्जांपल दी गई है,
हैश डिफाइन PIR, दिस इज़ अ पाई, पाई को हमने एक वेरिएबल ले लिया और उसकी वैल्यू हमने स्टोर करवा दी 3.142857। अब हमने ये डायरेक्टिव हमने प्रोग्राम से पहले ही उनको बता दिया है। अब जब भी ये वेरिएबल कॉल होगा हमारे पास प्रोग्राम में PIA, तो वो उसकी वैल्यू क्या कंसीडर करेगा, वो उसकी वैल्यू कंसीडर करेगा 3.142857। सेम वी हैव अनदर एग्जाम्पल, दैट इज़ अ हैश डिफाइन SECPERHR। ये हमने एक वेरिएबल बना लिया है, ठीक है, और उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवाई है 3600। अब हमें प्रोग्राम के अंदर जब भी ये वेरिएबल हम कॉल करेंगे तो वो उसकी वैल्यू क्या कंसिडर करेगा 3600। अगर हम बाय मिस्टेक प्रोग्राम में हम पाई की वैल्यू दे भी देते हैं तो वो उसको कंसीडर नहीं करेगा, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उसको हमेशा एज अ कांस्टेंट लेगा, यानी कि वो क्या लेगा इसको 3.142857। यानी कि जो ये PI होगा हमारे पास, ये डिफाइन में तो एज अ वेरिएबल होगा, लेकिन जब ये फाइल के अंदर मेन फंक्शन के अंदर इसको जब हम यूज़ करेंगे PI को, तो वो उसको एज अ कांस्टेंट यानी कि वो क्या कंसिडर करेगा 3.142857 कंसीडर करेगा। ये आपका पास बुक का पेज मैंने आपको शेयर किया हुआ है, इसमें आपको कांस्टेंट मैक्रो की डेफिनेशन नज़र आ रही है। कांस्टेंट मैक्रो इज़ द नेम दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय द पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू बिफोर द प्रोग्राम इज सेंड टू द कंपाइलर, ठीक है। और ये इसका ऊपर आपके पास इसका सिंटेक्स नज़र आ रहा होता है और ये आपकी इसकी एग्जाम्पल नज़र आ रही होती है। होप कि आपको ये कांस्टेंट मैक्रो डिफाइन डायरेक्टिव समझ आ गया होगा। अब हम एक थोड़ी छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं a की वैल्यू स्टोर करवा रही हूँ, a की वैल्यू है 2। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अ b इज इक्वल्स टू 10। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट c इज इक्वल्स टू a प्लस b। नाउ दैट इज़ एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल है। अगर यहाँ पर नेक्स्ट में अगर मैं a की वैल्यू 3 ले लेती हूँ तो ये वाली वैल्यू इरेज हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या कंसिडर हो जाएगी 3 कंसीडर हो जाएगी, जो मैं a की वैल्यू नेक्स्ट स्टोर करवाऊँगी। बट अगर ये इसको मैं मैक्रो में अगर इसको डिफाइन करवा दूँगी तो a की वैल्यू व्हेन एवर द प्रोग्राम कॉल द a, जब भी प्रोग्राम में a कॉल होगा तो वो उसकी वैल्यू को क्या कंसीडर करेगा 2 ही कंसीडर करेगा। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि पाई की वैल्यू हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दी 3.14। अब मैं अगर प्रोग्राम के अंदर पाई की वैल्यू देती हूँ 2.122 तो इट विल नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है, कंपाइलर इस पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आएगा। हम थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम पे जाते हैं। आवर कंप्यूटर C लैंग्वेज प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। नंबर 1 इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड सेकेंड वन इज़ मेन फंक्शन। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट हमने पढ़ा था व्हाट इज़ अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर द कमांड्स or instruction given to compiler before the beginning of actual program, and this always begin with symbol, number या hash sign. Next one is how many types of preprocessor directive? There are 2 types of preprocessor directive. Number 1 is include and second one is define. Here we have the syntax of the include directive, that is a hash include and write your standard header file. How many standard header file are there? We have 3 standard file. Number 1 is stdio.h, second one is conio.h and third one is maths.h. Means standard input output, console input output, and third one is a math definition. That we have 3 types of header file in include directive. Now second type of header file is we have constant macro, means define. Define. What is a define directive? Define directive is used to define constant macro. And what is a constant macro? Constant macro is the name which is replaced by the particular constant value before completion. जब हम कंपाइलर को वैल्यू कोई भी दे देते हैं बिफोर मेन फंक्शन, तो हमारे पास जो वैल्यू होती है किसी भी वेरिएबल के अंदर कांस्टेंट वैल्यू, वो पूरे थ्रू आउट प्रोग्राम वही वैल्यू को यूज़ करता है।
ये आपके पास एग्जाम्पल आ गई जो मैंने एक्सप्लेन कर दी। होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन योर ग्रुप। नाउ इन द लास्ट आई हैव show you some important short question answer. These are from page number 131 to 137. That's your assignment. You have to search their answer and have to make their notes. Take care yourself. Fi amanillahi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.